नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से और आज हम बात करते हैं एक ऐसे कॉर्टिकल कैप्टिविटी, एक ऐसा बंधन जो आपके ब्रेन को कंप्लीटली डैमेज कर रहा है, जो आपकी स्ट्रेस सिस्टम को, आपके हार्मोन को, आपके कोर्टिसोल को तक कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है। तो ऐसी कैप्टिव रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप रह भी नहीं सकते हैं, तोड़ भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहते हैं। तो पहले समझते हैं नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिज्म क्या कोई बीमारी है? नार्सिसिज्म क्या कोई पर्सनालिटी ट्रेट है? ब्रेन के अंदर जब हम ब्रेन स्कैन करते हैं तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमें क्या पाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यस, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं। उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कोई ना कोई जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही अपहीवल्स है, बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आप सुकून चैन से नहीं जी पाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, आप समझ नहीं सकते हैं कि सामने वाले को प्रेडिक्ट कैसे करा जाए, उनकी बिहेवियर को समझा कैसे जाए, आपको कभी कभी बहुत अच्छा महसूस होता है और कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मैं कैसे रहूं। अब ये हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये हो सकता है दोस्तों के बीच में, ये हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में, ये कोई भी रिलेशनशिप में, फियांसे में, कोई भी दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जहां पे क्लोज कनेक्शन हो, उसमें ये ट्रेड्स जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक टॉक्सिक, अब्यूजिव, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस पूरे नार्सिसिज्म को ब्रेन के लेंस से जरूर समझिए, आपके कंट्रोल में कितना है और आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि नार्सिसिज्म के ब्रेन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। जब हम ब्रेन स्कैन्स करते हैं, जब हम बड़े बड़े फंक्शनल एमआरआईज करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो लाइफ में बिहेव कैसे करते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि उनको आप पहचान कैसे सकते हैं, क्या ऐसे कोई रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको समझना चाहिए कि आप एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ घर में रह रहे हैं। और सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने ब्रेन का केयर कैसे करेंगे। और लास्ट में आखिर में समझेंगे कि इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन स्ट्रगलिंग, जिसको समझ भी है कि हाँ मुझे नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स है, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, मेरा लोगों के साथ कोई भी उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो आप भी जरूर इस वीडियो को देखें और समझे कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नार्सिसिज्म इज क्वाइट कॉमन, काफी हद तक हम देखते हैं। बस यही है कि वो डायग्नोस नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, लोग सफर करते हैं लेकिन कोई उस पर बात या चर्चा नहीं करता है। तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए अगर आपका ये अनुभव रहा है कि आप कोई भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी या नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाले पर्सन के साथ रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहचानें जिस जिस लोगों ने इसके साथ भुगता है, जो ये ऑलरेडी अंडरगो कर रहे हैं, प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, शेयर करना। तो पहले समझते हैं कि नार्सिसिज्म में ब्रेन के अंदर के स्कैन में हमें क्या देखने को मिलता है। ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है एंटीरियर इंसुला। इस पर्टिकुलर एंटीरियर इंसुला का जो एक्टिवेशन होता है, उसकी वजह से उसमें जो प्रॉब्लम होता है या डीएक्टिवेशन, मतलब वो काम नहीं कर रहा होता है, उस एंटीरियर इंसुला की वजह से एम्पैथी, ट्रू जेन्युइन फीलिंग ऑफ एम्पैथी नहीं होती है। लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक लोग सेल्फिश होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, बहुत अपना चाहते हैं। पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड के एंटीरियर इंसुला में एमआरआई में पाया गया है कि वो बिल्कुल कम काम कर रहा होता है। लेफ्ट साइड के एंटीरियर इंसुला में कम गतिविधि होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। एनपीडी यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जेन्युइन केयर और एम्पैथी मिसिंग होता है। जब इन सारे स्टडीज को पाया गया, तो जब ब्रेन स्कैनर में देखा गया कि किसी और के इमोशंस के बारे में आप सोचे, तो जो लेफ्ट इंसुला में एक्टिविटी आनी चाहिए, इसके बजाय लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी आ गई। मतलब कि दे वर सेल्फ प्रोसेसिंग, वो खुद के इमोशंस का सोच रहे थे और दूसरे के इमोशन का नहीं सोच रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चैलेंज है, फंडामेंटल एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जहां पे वो एम्पैथी यानी कि सामने वाले के इमोशन को समझना, सामने वाले के इमोशन पे क्या गुजर रही है, वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ एक रिलेशनशिप साइकिल बनता है। इस रिलेशनशिप साइकिल में सबसे पहला होता है लव बॉम्बिंग, एकदम पूरी इंटेंसिटी और पूरे इमोशन के साथ लव होता है उस पर्सन से। इतनी इंटेंसिटी होती है कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा
कि क्या वो पर्सन आप पे इतना हावी हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज कॉल्ड द लव बॉम्बिंग। सेकंड जो होता है वो है अनप्रडिक्टेबिलिटी। कोई भी चीज आज एक रिलेशनशिप में सेफ्टी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक एक समझ चाहिए, वो समझ बिल्कुल मिसिंग होती है। और इतना अनप्रडिक्टेबल हो जाता है वो चीज कि कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी आप पता नहीं है सामने वाला क्या एंग्री हो जाएगा या कौन सी बिहेवियर करेगा, तो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी हो जाती है। और तीसरा डी वैल्यूइंग। आप कितने भी अच्छे हैं, कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो, सामने वाले नार्सिसिस्ट की नजर में आपकी बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये एक पूरा साइकिल है जहां से एक टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप गुजरता है जब आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन के साथ रिलेशन में या कनेक्शन में होते हो। तो अब आप समझेंगे कैसे? सबसे पहले देयर आर सम रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स में सबसे पहला आता है कि आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप एक स्लॉट मशीन के जैसे हो गया है। लास वेगास में जैसे आप स्लॉट मशीन घुमाते जाते हो एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड के लिए, अभी आ जाएगा, अभी मैं जीतने वाला हूँ, नेक्स्ट तो मैं जीतूंगा ही। यही चीज आपको एडिक्ट कर देती है। तो आपको लगेगा अब नेक्स्ट उसमें मुझे वो प्यार मिल ही जाएगा, नेक्स्ट उसमें मुझे वो रिकॉग्निशन, मुझे वो केयर, मुझे वो कंफर्ट, मुझे ये बिल्कुल मिल ही जाएगा। और उस चक्कर में आप रिलेशनशिप के स्लॉट मशीन को कंटिन्यूअसली ऑन करते जाते हो। लेकिन एंड में क्या होता है कि वो डोपामीन की जो फैक्ट्री है वो तो खत्म हो जाती है, आप एडिक्शन लूप में फंस जाते हो। अब आपको हमेशा लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम। तो ये जो टॉक्सिक अब्यूजिव साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अप्स एंड डाउन्स पे गुजर रहा है, इस स्लॉट मशीन की तरह आपको फीलिंग हो रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाहर वाली दुनिया के लिए ये पर्सन सबसे बेस्ट होता है। एंड मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, एनी पर्सन। हाउएवर थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज मेल्स में पाया गया है जनरली एनपीडी का, लेकिन इक्वल परसेंटेज कैन आल्सो बी फाउंड इन विमेन। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई मेल फीमेल का कंसर्न हमें नहीं है। तो दूसरा पार्ट है कि बाहर बहुत अच्छा रहता है लेकिन घर पे एंड पर्टिकुलरली एक या दो पर्सन के साथ उनका टारगेटेड एंगर, टारगेटेड बिहेवियर जरूर रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आपकी वैल्यू, दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड आपका कंट्रीब्यूशन, आपने कितना उनकी लाइफ में सपोर्ट किया है, वो मिसिंग रहता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि हर वो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं, यानी कि खुद को क्या होगा, खुद के लिए क्या है। सो कहीं हद तक ये एक एक्सट्रीम सेल्फिशनेस भी पाया जा सकता है। और फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग इज कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बिकॉज वो एम्पैथी मिसिंग है, लेकिन देयर बी अ ड्रॉ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, बहुत ही एक जकड़न सी महसूस होना और आप ब्रेक फ्री नहीं हो पाना। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ जब आप रह रहे हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 इयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग के कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपके कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन, और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल, लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today. अब करना क्या है, वट इज इट दैट यू नीड टू डू। तो ये ध्यान में रखें कि इस पूरे पर्टिकुलर चीज का कोई इलाज जैसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऑलरेडी माल फंक्शनिंग सिस्टम है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि चलो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर एनपीडी, अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि उसके साथ साथ साइकियाट्रिक इश्यूज दूसरे भी बन रहे हैं या बहुत मुश्किल पड़ रही है फैमिली को संभालने में, तो प्लीज गो टू अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ही और शी कैन देन
help that person out. अब आते हैं कि अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला, इन रेड फ्लैग से समझ लीजिए कि ये एक एनपीडी है, और ये भी समझ लीजिए कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे पास इंसुला एक्टिव नहीं है, मैं एम्पैथी जेन्युइन कर ही नहीं सकता हूँ, मैं सेल्फ रेफरेंशियल थॉट खुद के उसके बारे में ही सोचता हूँ। तो जब भी मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ, मैं सोच नहीं सकता, और खुद की जो विचार है या खुद के लिए जो चाहिए वो हमेशा मेरी लाइफ में पहले आएगा। सो जनरल एंगर, थोड़ा सा वायलेंस, बहुत ज्यादा जिद्दीपन, बहुत ही डिमांडिंग नेचर, एकदम से सडन फ्लड ऑफ लव एंड रिवॉर्ड्स कि मैंने तो तुम्हें सारे पैसे दे दिए, मैंने तो तुम्हें पूरी बेस्ट जिंदगी दी है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, ये सब बहुत ही कॉमन होता है। एक बैलेंस, एक परफेक्टेडनेस, एक लेटिंग गो, एक स्पेस, सेफ्टी, ये एब्सोल्युटली एब्सेंट रहता है इन सारे रिलेशनशिप में। तो आपको क्या करना है, अगर आप, इफ यू आर अ विक्टिम टू दिस, देन प्लीज डिसोसिएट, प्लीज डिटैच, अंडरस्टैंड कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। सेकंड, अंडरस्टैंड कि आपकी इमोशनल सेफ्टी के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन, EMDR थेरेपी, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की थेरापीज, ये सब कुछ लगेगा। एंड थर्ड इज, कोई भी इस पूरी लूप में, एडिक्शन की लूप में, इनफैक्ट ये बताया गया है कि अगर हम एक अटैचमेंट, और वो खुद मेरा भी कितने साल पहले एक अनुभव रहा है कि अगर आप एक अटैचमेंट से रिलेशनशिप रखते हैं और इसी लूप में फंसे हैं, तो अमिगडाला, जो कि आपका लिम्बिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, जो एक वॉच डॉग रहता है, वो हमेशा हाइपर एक्टिव, हाइपर विजिलेंट रहता है, और इस पूरे रूप में डोपामीन का रिवॉर्ड एक्टिवेशन से एक एडिक्शन ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहला काम है एब्सोल्यूट कट। इट मस्ट बी, इट शुड बी, इट हैज टू बी अ लेजर कट। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको 100% कट करना होगा। 6 से 8 हफ्ता आपके लिम्बिक सिस्टम को रिकवर करने के लिए लगता है, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है, जिसमें इनफैक्ट अगर आप कंसिस्टेंटली किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो पाया गया है कि वो श्रिंक हो जाता है। तो आपको उस श्रिंकिंग से वॉल्यूम वापस लाना है, सोचने की शक्ति बनाए रखनी है, एडिक्शन से बाहर निकलना है। यू शुड स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योरसेल्फ एंड नॉट फीलिंग कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये डी वैल्यू, यही तो मेन एनपीडी का मकसद रहता है, या मैं मकसद भी नहीं बोलूंगी, ये एक उनकी तरीका रहता है, क्योंकि ब्रेन ऐसे वायर्ड होता है। सो नंबर 1 इज डिटैच, कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेरेमोनियस कॉर्ड कटिंग आ रहा है, सेशन जरूर अटेंड करिएगा। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन है, कुछ टिकटें ही हमने दी है, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड and get to the bottom of it and then help you come out of it. इस पे हम हीलर, साइकोलॉजिस्ट, सबका साथ लेके एक परफेक्टली प्लान बनाएंगे जिससे आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। तो जरूर नीचे डिटेल्स दी गई है, ज्वाइन करिएगा, कुछ चंद सीट्स बची है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। और इन सब के बाद अगर आपको फिर भी ऐसा है कि मैं ये पर्टिकुलर थेरेपी से बाहर आई हूँ या मैं इस पर्टिकुलर थेरेपी से बाहर नहीं आई हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस पर्टिकुलर पूरे इश्यू से गुजर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूज, कॉर्टिकल कैप्टिविटी, मैं बंधन में हूँ, वहां से हम छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक दूसरे को हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा लिमिटलेस ब्रेन लैब के वीडियोस के द्वारा माध्यम से। वी वांट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल।